ठीक। अजय, तुम्हारा क्या हुआ जी? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे थे, उसमें कुछ छूट गया था। कार्यकारिणी समिति का गठन जो है राजपूताने या बिहार या मध्य प्रदेश, ये सब में धुंधला सा आभास मिलता है, उतना नहीं मिलता है क्लियर, लेकिन उससे अधिक और स्पष्ट रूप से जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चोल प्रशासन में मिलता है, जो 800 से 1300 एडी है। वैसे इसका संबंध एंशिएंट इंडिया से नहीं है, लेकिन बिना चोल प्रशासन के प्राचीन भारत का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए वो पीरियड आता हो या नहीं आता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आगे देखेंगे कि मॉडर्न एज तक लेंगे पीरियड, उसका भी डाटा लेंगे और उसी से प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में भी ऐसा ही होगा। तो चोल प्रशासन में जो है दो प्रकार की ग्राम सभाओं का और उसकी कार्यकारिणी समिति का वर्णन मिलता है। ध्यान दोगे तुम लोग, इस पर विशेष रूप से ध्यान दोगे, है ना? ये नहीं बोलोगे कि हमको क्लास में नहीं बताया गया, है ना? एक साधारण जो गांव होता था, साधारण गांव से अभी हम आगे बताएंगे तो वो समझ में आ जाएगा, है ना? हम बता ही देते हैं, मैंने जिसमें कई जातियों के लोग निवास करते थे, वह साधारण ग्राम पंचायत कहलाता था। और उसकी ग्राम पंचायत की सभा को सभा कहा जाता था। जो वैदिक सभा है और ये सभा है, करीब करीब दोनों सेम है। तो ये इसको सभा कहा जाता था। और अग्रहार ग्रामों में केवल ब्राह्मण लोग ही निवास करते थे। अग्र आहार ये अभी भी जो है गांव में प्रचलित है, शहरों में भी कुछ हद तक प्रचलित है ना? जैसे यदि श्राद्ध होता है तो उसमें पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है ना? उसी प्रकार जब गांव में कोई नई फसल उपजती है तो उसका एक भाग निकाल करके आगे का जो अग्र माने सबसे पहले आहार खाने वाला, उसको निकाल करके उसको ब्राह्मणों को दे दिया जाता है। वही हो गया अग्रहार, जो गुप्त काल में ये ब्राह्मणों को जो है अग्रहार ग्राम दान में दिए जाते थे। वही मंदिर में कोई ये करता था तो उसको ग्राम दे दिया जाता था, जो कि कर मुक्त होता था। वहां पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था और उसके बदले में वे लोग जो है मंदिरों में पूजा प्रार्थना और ये सब काम किया करते थे। तो जो अग्रहार ग्राम होते थे, जहां
क्षोत्रिय, क्षोत्रिय का मतलब होता है अक्षर, च च छ वाला नहीं है। चवर्ग वाला छ नहीं है, ये अक्षर है। क्षोत्रिय मतलब विद्वान ब्राह्मण, जहां निवास करते थे उसकी ग्राम सभा को ऊर कहा जाता था। तो यहाँ जो है चोल प्रशासन में ये ग्राम सभा और उसकी कार्यकारिणी समिति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उसके कौन कौन सदस्य हो सकते थे इसका भी उल्लेख मिलता है। सभी लोग नहीं बन सकते थे कार्यकारिणी के मेंबर। जिनको कितना बेली जमीन होना चाहिए था, हम ये पूरा याद नहीं है हमको, करीब 2 या 2.5 एकड़ जमीन जो होता था, जिसके पास होता था, वही कार्यकारिणी समिति का सदस्य हो सकता था या वही हो सकता था, अन्यथा नहीं। और उसका भी कार्यकाल लिमिट था, 5 साल तक ही हो सकता था। उसके बाद फिर दूसरा का निर्वाचन होता था। यदि कोई मुखिया या कोई कार्यकारिणी का सदस्य किसी प्रकार का आर्थिक अपराध माने भ्रष्टाचार करता था तो उसको बीच में भी पदच्युत ग्राम सभा के सदस्य कर सकते थे। ग्राम सभा और गांव के लोग, है ना, उसको पदच्युत कर सकते थे। लेकिन इससे भी अच्छा ये उत्तर मेरूर जो ग्राम है वो भी चोल प्रशासन का ही है। उत्तर मेरूर में जो ग्राम सभा और उसकी कार्यकारिणी समिति का और स्पष्ट वर्णन मिलता है, वहां पर 30 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति होती थी। और चुनाव के द्वारा नहीं, चिट्ठी डालकर या कह सकते हैं पुर्जी, बैलेट पेपर। अभी हम लोग जो पहले होता था बैलेट पेपर, उसमें नाम है, उसको ये करके उसका निर्वाचन होता था। तो ये 30 सदस्य जो होते थे, ये वस्तुतः होता क्या था, 30 बर्तन होता था। 30 बर्तनों में जो भी, जैसे वार्ड संख्या 1 में जितने लोग खड़े हैं कार्यकारिणी के मेंबर के लिए, उसका नाम उसमें रख दिया जाता था। वैसे ही 30 बर्तनों में 30 कार्यकारिणी समितियों का जो निर्वाचित होने वाले थे, उसका नाम रहता था। और गांव के ही किसी अबोध बालक बच्चा जिसका कि कोई बोध नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं हो, उससे कहा जाता था कि एक एक बर्तन से एक एक पुर्जी निकाले, और जिसका नाम निकलता था उस वार्ड के वे
सदस्य होते थे। इसी तरह से तीनों वार्डों के जो है सदस्य कुर्सी के द्वारा निकाले जाते थे और 30 सदस्यों को 6 उप समितियों में, जिसमें कि 5-5 सदस्य होते थे, तो उसमें जो है उनको रखा जाता था। वो पांचों समितियां, 6 समिति, 5 नहीं, 5 मेंबर होते थे, 6 समितियां जो होती थी उसका अलग अलग कार्य होता था। जैसे कोई समिति होता था सिंचाई सरोवर की व्यवस्था करने वाला, कोई होता था मंदिर की व्यवस्था करने वाला, कोई समिति होता था साफ सफाई की देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला। इसी तरह से 6 समितियों में वो अलग अलग कार्य, लेकिन पूरा हमको 6 समिति का पूरा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन 3-4 नाम से कुछ कुछ जो है उससे मिल जाता है कि इसका क्या काम होगा। एक होती थी वार्षिक समिति। वार्षिक समिति में ये अलग से होती थी। ये 6 समितियों के अतिरिक्त ये 6 समितियों में जो लोग अनुभवी या कुछ होते थे किसी न किसी क्षेत्र में, उसी को वार्षिक समिति में रखा जाता था। तो ये इस तरह से उत्तर मेरूर ग्राम में ये ग्राम सभा और उसकी कार्यकारिणी समिति का वो विस्तृत वर्णन हमको देखने को मिलता है। यही पिछले क्लास में छूट गया था, ये कार्य के पहले होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश माइंड से निकल गया था। इसके पश्चात वो कार्य आएगा, क्या क्या काम करता था, है ना, उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या काम करता था। हो सकता है कोई न्याय समिति हो, ऐसे ही करके कोई समिति हो, है ना। ये तुम लोग किताब से देख लोगे। यदि पिछले साल नहीं आया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अब ये प्रश्न उठता है कि ग्राम पंचायतें इतने सारे कार्य करते थे तो पैसा कहां से आता था? इसके लिए ग्राम पंचायत जितना कर उगाहता था उसका एक निश्चित भाग ग्राम पंचायत को अपने कार्य के लिए वो रख लेता था। वो जो भी सरकार होती थी, केंद्र की सरकार होती थी या राजा होता था, उसको वो परमिशन था। 10% है कि 5% है ये भी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मराठा काल में, जब हम फिर आधुनिक काल में आ गए, मराठा काल में मैंने शिवाजी के काल में ये इस तरह की व्यवस्था थी कि जो भी ग्राम सभा में जो कर उगाया जाता था उसका 20% या 10% कितना है ये हम सही नहीं बता सकते बिना कुछ देखे, किताब देखे।
है ना, तो वो उसको मिल जाता था। इसके अतिरिक्त जो भी अपराध में आर्थिक दंड लगाए जाते थे, गांव में किसी तरह का अपराध होता था, उस पर जो आर्थिक दंड लगाए जाते थे, वो पूरी की पूरी राशि ग्राम सभा की ही होती थी। इसके अतिरिक्त ये जो है दानी व्यक्ति होते थे, जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, समाज कल्याण के लिए हम लोग भी देते हैं, मंदिर में दान देते हैं, मस्जिद में तो जबरदस्ती वसूल किया जाता है, देना ही है इतना। हम लोग स्वेच्छा से देते हैं, जिसकी जो कहें कि मैंने जो जिसकी आमदनी जैसी है उसके अनुसार दिया, यदि मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो नहीं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि देना ही है। लेकिन बहुत से सेठ, व्यापारी वर्ग दान स्वरूप बहुत कुछ दे देते, उससे भी जो है गांव का खर्च चलता था। कई दानी व्यक्ति सरोवर बना देते थे, कुआं बनवा देते थे, अनाथालय बनवा देते थे। तो ये सब जो है अपना जो है धर्म यानी पुण्य कमाने के लिए ये लोग दिया करते थे। वो इन्हीं आमदनी से ग्राम सभा अपना खर्च करता था। अब प्रश्न उठता है कि ग्राम सभा को ये सब शक्तियां कहां से प्राप्त थी? क्या केंद्र सरकार माने राजा के द्वारा दिए गए थे, या कौन देता था, किसके द्वारा दिया गया था? इस पर प्रश्न उठता है। विद्वानों का कहना है हो सकता है सार्वभौम अधिकार राजा के पास होगा या केंद्रीय शक्ति के पास होगी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये हो सकता है उसके पास हो, उसके द्वारा प्रदत्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी राजतंत्र 200 वर्षों से अधिक नहीं चला। कोई चला मान लेते हैं, तो वैसे स्थिति में इतिहासकारों का कहना है ये अधिकार गांव वालों को परंपरागत मिले हुए थे, ये किसी केंद्रीय शासन द्वारा प्रदत्त नहीं थे। ये दूसरी बात है कि ग्राम व्यवस्था को देखने के लिए कभी कभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आया करते थे,
हो सकता है वे लोग देखते हों, आकर के हिसाब किताब मिलाते हों या देखते हों कितनी आमदनी हुई, कुछ निर्देश मिलता होगा। लेकिन इन सरकारी अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं के बराबर होता था। ये लोग केवल एक तरह से सुपरवाइजर का काम करते थे और उससे कुछ अधिक नहीं था। वस्तुतः ग्राम सभा या ग्राम शासन अपने आप में स्वतंत्र था और ग्राम सभा अपने अनुसार अपनी परिस्थिति, देश काल, माने देश हो गया, कौन कहाँ पर है, वहां की क्या परिस्थिति है, उसको देखते हुए, और काल हो गया मतलब समय, किस समय में रह रहे हैं। यदि आखेट युग में है तो उसका अलग नियम होगा, यदि गांव के रूप में रह रहे हैं तो उसका अलग होगा, शहर के रूप में रह रहे हैं तो उसका अलग नियम होगा। तो ये जो भी होते थे अपना नियम स्वयं ग्राम सभा बनाती थी और उसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी करती थी। ये अपने आप में स्वतंत्र था, इसलिए इसको कहा गया है स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसी के अधीन ग्राम सभा, नगर, पौर जानपद, पूर्व से हो गया है पौर। हाँ, बिहार में पौर जानपद का उल्लेख मिलता है, पौर जानपद का, वही हो गया पूर्व मतलब नगर, जानपद मतलब हो गया वहां का शासन व्यवस्था का देख करने वाला, तो उसको पौर जानपद कहा गया। तो इस तरह से जो है प्राचीन भारत में ग्राम व्यवस्था थी। यदि हम आधुनिक युग से इसकी तुलना करेंगे तो यूरोप, अमेरिका से कहीं अच्छी व्यवस्था प्राचीन भारत में ग्राम सभा के संबंध में, ग्राम प्रशासन के संबंध में व्यवस्थित थी। हमने पहले भी बताया है 8वीं सदी तक यूरोप में कोई शासन व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं थी, है ना। 8वीं सदी के पश्चात ही या 8वीं सदी तक, उसके पहले नहीं थी। 8वीं सदी में जाकर के वहां शासन व्यवस्था स्थापित हुई है, एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था, और भारत में मौर्य काल में हुई है और मिस्र में 3000 BC में हुई है, ओल्ड किंगडम में हुई थी। तो ये ग्राम सभा जो है, ग्राम प्रशासन, ये खत्म हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल यदि नहीं आया है तो फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। आज यहीं तक। जिसको क्या पूछना है, नहीं है पूछना है,